नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट एनसीईआरटी ईवीएस यानी कि पर्यावरण के विषय में पढ़ रहे थे, जिस क्रम में हम लोगों ने ईवीएस का जो पेडोलॉजी है उसको कवर कर लिया है। अब हम लोग एनसीईआरटी की जो क्लास 3, 4 और 5 की बुक है पर्यावरण ईवीएस की, उसके विषय में चर्चा हम लोग कर रहे थे। पिछली वीडियो हमने देखा एनसीईआरटी क्लास 4 की ईवीएस का जो चैप्टर था ओमना की डायरी, यानी कि ओमना अपनी डायरी में किन किन चीजों को मेंशन करती है, कैसे कैसे वो बताती है, सब चीजों को हमने अच्छे से समझा। आज हम लोग वहीं से टॉपिक उठा के आगे के बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं तो गुजरात में जन्मे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है गीजू भाई बधेगा। गीजू भाई बधेगा, ठीक है, बधेगा लिखा है, कहीं कहीं बधेगा लिखा है। इनका जो जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? गुजरात में। देखिए इनका संबंध क्या है या ईवीएस के दृष्टिकोण से ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हम समझते हैं। बात करें गीजूभाई बधेगा की, तो इनको बच्चे जो हैं वो बहुत प्रिय थे। जैसे पंडित जी जवाहरलाल नेहरू को प्रिय थे, वैसे गीजूभाई बधेगा बच्चों में बड़े फेमस थे, यानी कि इनको बच्चे बहुत अच्छे लगते थे और ये हर चीज को जो पर्यावरण की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसको ये कहानी के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाते थे। ठीक है, कहानी लिख करके जो भी तथ्य पर्यावरण के हैं उसको एक कहानी का रूप दे करके, ताकि उस कहानी के माध्यम से बच्चा सीख भी जाए और उसको पता भी ना लगे कि मैंने कितनी बड़ी चीज सीख ली है। ठीक है, तो ये गीजूभाई बधेगा कौन थे? ये गुजरात के थे। ये ध्यान रखिए, पहला क्वेश्चन यही आता है। करते क्या थे? ये बच्चों के लिए कहानी लिखते थे। ठीक है, अब आगे का जो टॉपिक है हम उसी अपने शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे ताकि इनसे रिलेट कर पाए आप। ठीक है, देखिए तो आप समझिएगा कि जब ये कहानी लिख रहे थे इन्होंने कहा बच्चों से, चलो हम तुम्हें बताते हैं पक्षियों के बारे में। किसके बारे में? बर्ड्स, यानी कि पक्षियों के बारे में हम बताते हैं। अब कौन कौन से पक्षी थे, कैसे कैसे थे, हम एक एक पे चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा एक पक्षी है जिसका नाम है, हमारे भारत देश के नाम पर ही है, इंडियन इंडियन रॉबिन। इंडियन रॉबिन, ठीक है, इस पक्षी का नाम है इंडियन रॉबिन या इसको कहते हैं कलचिड़ी। क्या है ये? कलचिड़ी। जैसे कभी का अगर आप जाते हो, कभी सड़क के किनारे देखिए या दो खंभे लगे हो देखिए, या दो, जैसे कि मिर्जापुर साइड जाइए, पहाड़ी इलाकों में जाइए, तो पत्थरों के बीच में आप देखेंगे तो एक दो अंडे छोटे छोटे रहते हैं। अगर आपने कभी नहीं ध्यान दिया होगा तो अब आप कभी जाइएगा ऐसे इलाके में जहां पत्थर हो, जहां चट्टाने वगैरह हो, तो चट्टानों के बीच या पत्थरों के बीच जब आप देखेंगे तो एक घोंसला देखने को मिलता है। वो घोंसला यही बनाते हैं। तो इंडियन रॉबिन क्या करता है, इसकी खासियत यही है कि पत्थरों या चट्टानों के बीच में अपने घोंसले को बनाता है। ठीक है, इसलिए तो इसका नाम है रॉबिन हुड, यानी कि इंडियन रॉबिन। ठीक है, कलचिड़ी एक अच्छी ऐसी पक्षी है या एक ऐसा बर्ड्स है जो पत्थरों के बीच में अपने घोंसले को बनाता है। पेड़, डाली या कह लीजिए खंडहर वगैरह से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये पत्थरों के बीच कुछ इस हिसाब से घोंसला बनाते हैं ताकि अगर पानी भी गिरे, अब जैसे मान लीजिए अगर दो पत्थर इस टाइप के हैं, एक ऐसे है ऊपर बड़ा सा नीचे छोटा सा है, तो अपना ये घोंसला यही बना देंगे ताकि अगर पानी बारिश हो तो यहाँ से निकल जाए, यहाँ से निकल जाए और इनका घोंसला सेफ भी रहे और प्लस इनको वहां अंडे देने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो कलचिड़ी क्या करते हैं, घोंसलों के बीच में पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाते हैं। अब जैसे अगर आप पुरानी मूवी देखिए, वीराना वीराना वगैरह, भूतहा मूवी, तो उसमें आप देखेंगे कि एक पक्षी जरूर दिखता है। जैसे ही चैं से दीवार खुलेगा तो एक पक्षी आपको देखने को मिलेगा, कबूतर। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी एक कबूतर भूतों के साथ ही है। कबूतर क्या करते हैं, इनकी खासियत यह है कि ये पुरानी इमारतों में या पुराने खंडहर में, ठीक है, पुराने खंडहर में ये अपना घोंसला बनाते हैं। जैसे कभी ये घर है, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ घोंसला नहीं बनाएंगे वो, लेकिन 8, 10, 15, 20, 25 साल बाद जब इसमें जाले पड़ जाएंगे, दीवारें टूट फूट जाएंगी, तब वो यहाँ अपना घोंसला बनाना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हो कि कबूतर जो होते हैं वो एकांत प्रिय भी होते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि जहां हमारे वहां कोई ना रहे। तो आप कभी पुराने घर पे जाइए या पुरानी बिल्डिंग पे, पुराने जमाने के जो घर हैं, जैसे कई हवेली बनी होगी, कभी आप उसमें जाइए जो खुला रहता हो तो आपको कबूतर दो चार देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो
इन्होंने बताया कि बच्चों देखो जो कबूतर होते हैं ना, वो पुराने खंडहरों में अपने घोंसले को बनाते हैं। ठीक है, कौन? कबूतर। अच्छा, इसके बाद में इन्होंने बताया कठफोड़वा के बारे में। अगर आपको याद होगा तो हमने पहले दिन ही इसके विषय में पढ़ा था, वहां भी मैंने आपको बताया था कि जब ये फिर से आएगा तो हम इसको चर्चा करेंगे। कठफोड़वा या इसी का एक और नाम है बसंत गौरी। क्या नाम है? बसंत गौरी। देखिए इसकी खासियत ये है, बसंत मतलब बसंत के मौसम में जब गर्मी आने को होती है, तो ये करते क्या है, गर्मी के मौसम में या गर्मी में ये तने को, पौधे या पेड़ पौधे के तने को छेद कर देते हैं। ठीक है, छेद करके घोंसला बनाते हैं, और जब ऐसे थोड़ा सा खट खट मारते हैं ना, तो टुक टुक की आवाज आती है। किसकी आवाज आती है? टुक टुक। टुक ढुक नहीं है, टुक। ठीक है, टुक टुक की आवाज आती है। तो आपसे पूछता है पेपर में कि गर्मी के मौसम में हमारे दीवार के पीछे से या घर के पीछे से टुक टुक की आवाज आती है, ये टुक टुक की आवाज कौन करता है? ये कठफोड़वा पक्षी, या आप कह सकते हैं कि बसंत गौरी पक्षी ये टुक टुक की आवाज करते हैं। ठीक है, ये टुक टुक की आवाज करते हैं, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को हम समझते हैं। देखिए अगला हमारा है फाख्ता पक्षी। फाख्ता पक्षी, देखिए फाख्ता पक्षी क्या करता है? फाख्ता पक्षी खासियत ये है, कैक्टस या नागफनी, कैक्टस या ये नागफनी के पेड़ पे या मेहंदी की मेड़ पर, नागफनी के पेड़ पे या मेहंदी के पेड़ पे अपने घोंसले को ये बनाते हैं। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, फाख्ता में फ है। ठीक है, फाख्ता में फ है और नागफनी में होते हैं कांटे, तो कांटे अगर आपके हाथ में घुसेंगे तो आपके हाथ को चीर फाड़ देंगे। ठीक है, चीर फाड़ देंगे तो फाड़ से फाख्ता। तो फाख्ता पक्षी क्या करता है? नागफनी के कांटों के बीच में अपने घोंसले को बनाते हैं। ठीक है, ऐसे आप दिमाग में रखिएगा। अच्छा, कांटे हैं मतलब अगर कपड़े में फंस जाएंगे तो कपड़ा फाड़ डालेंगे, वैसे ही फाख्ता पक्षी नागफनी के पेड़ पे या नागफनी के कांटे पे अपने घोंसले को बनाता है। क्लियर हो गया? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद में अगला हमारा है, इससे भी आप परिचित हैं, दर्जिन पक्षी। अब देखिए नाम से ही लग रहा है दर्जिन पक्षी। दर्जिन पक्षी मतलब एक ऐसा पक्षी जो पत्तों को सील कर यानी कि दर्जिन वाला काम करके पत्तों को सील करके अपना घोंसला बनाता है। सोचिए कितना अच्छा पत्ती है। बता, ये गीजू भाई बताते हैं, बेटा देखो तुम्हारी मम्मी कपड़ा नहीं सिलती, यहो सिलता है ना। ये दर्जिन पक्षी है, ये सब पत्तों को अपनी चोंच से फोड़ फाड़ के सील फिल के घोंसला बना लेते हैं। तो ये भी इनकी एक खासियत है। ठीक है, तो अब देखिए 4-5 पक्षियों के विषय में आपने पढ़ा, अगर आप ध्यान से समझे, देखिए हर पक्षी के घोंसले बनाने की एक अलग टेक्निक है, उनका एक अलग तरीका है, अपने हिसाब से घोंसला बनाते हैं और रहते हैं। और इनमें से आपको क्वेश्चन आपको उठा उठा के पूछता रहता है, कौन पक्षी ऐसे घोंसला बनाता है, कौन ऐसे बनाता रहता है। तो उसके लिए आप यहाँ पे तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के जो 1-2 पक्षी हैं, 2-4 हैं, जो उनको भी देख लेते हैं कि वो कैसे घोंसला अपना बनाते हैं। देखिए फिर अब बारी आती है गौरैया की। देखिए बारी आती है गौरैया की। तो देखिए गौरैया बहुत प्यारी पक्षी है। ये आपको अलमारी नहीं मिलेगा तो आपके रोशनदान में, यानी कि ये वहां रहना पसंद करती है जहां पे लोग रहते हैं। ठीक है, तो अलमारी में, रोशनदान में, खिड़की के पीछे, या कह लीजिए आपकी दीवार के पीछे और छत के कोने में अपना ये घोंसला बनाती है। ठीक है, तो गौरैया को उससे उतना खास नहीं है, तो आप देखे होंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला है वो है शक्कर खोरा। देखिए नाम से ही लग रहा है कमीना होगा, है ना, शक्कर खोरा। तो देखिए ये कैसे घोंसला बनाता है। देखिए शक्कर खोरा कागज के टुकड़ों से घोंसला बना लेगा, कपड़े के टुकड़े से, सूखे पत्ते से। अब आप कहेंगे तो इसको आप हरामखोर काहे कह रहे हैं, इतना खचरा होता है। ये पता है मकड़ी का जाला, अगर मकड़ी कोई जाला लगाई है तो जलवा नोच लेता है और जलवा से नोच करके जाएगा अपना बना लेगा। यानी कि आपसे पूछता है मकड़ी के जाले से कौन घोंसला बनाता है? शक्कर खोरा। कागज के टुकड़े से कौन घोंसला बनाता है? ये। उसके बाद में आपको पूछता है, अब देखिए कोई पक्षी बना सकता है, लेकिन जो आपको एनसीईआरटी बुक में मेंशन है उतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये मकड़ी के जाले से और कागज से अपना घोंसला बना लेता है। ठीक है,
इस बात को आप ध्यान रखे रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बारी आती है किसकी? कौवा। अब देखिए कौवा एक जबरदस्त पक्षी है। कौवा आप जानते हैं, कौवा तो काला, और काला तो काला दिमाग, क्या दिखता है? अच्छा, पत्थरों के बीच घोंसला बना रहे हो तुम खंडहर में, और तुम पेड़े को छेद कर दे रहे हो ए नागफनी में। रुको, तुम लोग के फादर हम हैं, आई एम द फादर ऑफ योर, ठीक है, मतलब तुम लोग के पिता हम हैं, बताते हम कहां बनाते हैं। कौवा क्या करता है पता है? एकदम ऊंची डाली पे, जो भी पेड़ होगा उसकी एकदम ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है, एकदम सबसे ऊपर। कहता हम यहां घोंसला बनाएंगे, आए हो बड़े। अच्छा तू पथरा बना रहा है ना, रुक। ये लोहे के तार, यानी कि जो लोहे के आपको तार दिख जाएंगे, कील वगैरह, तो लोहे के तार का प्रयोग करता है अपना घोंसला बनाने में। देखिए खासियत में पढ़नी है, ऐसा नहीं है कि ये और चीज नहीं यूज करेगा, करेगा, लेकिन एकमात्र पक्षी है जो लोहे के तार का प्रयोग करके अपना घोंसला बनाता है एकदम ऊंची डाली पे, और ऐसे बैठाता है। देखो आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, यानी कि सब लोग नीचे हो, मैं ऊपर हूं, ठीक है। लेकिन अब कौवा तो कौवा है, अब इसको कौन चूतिया बनाए? कौवे को चूतिया कौन बनाएगी? जो सबसे एकदम बुद्धिमान पक्षी, एकदम बुद्धिमान पक्षी, और एकदम जो अब होता है ना कि जैसे कोई अगर बहुत पढ़ने लिखने वाला है, उसको लड़की बस थोड़ा सा बोल देगी हमारा हेल्प कर दीजिए ना, कहता हाँ हाँ लाओ लाओ कर देते हैं, यानी कि मीठा बोलने वाली कोयल। देखिए कोयल, कोयल क्या करती है? पहली चीज तो मीठा गाती है। अभी ऐसा हम मीठा गाते गाते जा रहे थे, नीचे देखी तो कहीं है ये क्या है? देखिए एकदम ऊपर, पेड़ की एकदम ऊपर घोंसला था, एकदम ऊंची डाली पर। तो कोयल कही ओ दिस इज माय हाउस, और जाकर के ये कौवे के घोंसले में अंडा दे देती है। कौवे के घोंसले में अपना अंडा दे देती है, और कौवा मूर्खों की तरह इसको अपना अंडा समझ के पालता रहता है। सोचिए ये चालाकी किया था कौवा कि हम एकदम ऊंची डाली पे घोंसला बनाया है, यहां तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन कोयल उसकी चालाकी पे अपनी चालाकी दिखा देती है और अपना अंडा उसमें दे देती है। तो प्रश्न आपसे पूछता है, कौन सी ऐसी पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती? कोयल। कौन सी ऐसी चालाक पक्षी है जो अपना अंडा कौवे के घोंसले में दे देती है? कोयल। कौन सी ऐसी पक्षी है जो बहुत बुद्धिमान होती है? कोयल। कौन सी ऐसी पक्षी है जो मीठा गाती है? कोयल। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा, बहुत आपसे पूछता है। ओके भाई, महिला है तो महिला तो चालाक रहेगी रहेगी। अब बात आती है महा चालाक महिला वीवर पक्षी। देखिए अब वीवर पक्षी क्या होता है, इसमें जो वीवर पक्षी गया फूल लेकर के ब्यूराइन को प्रपोज करने, ठीक है, ब्यूराइन को प्रपोज करने गया, तो ब्यूराइन ने कहा भाग, घर द्वार है तुम्हारे पास, नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो व्यूअर कहता है तो क्या करें? कहीं जा पहले मेरे ताजमहल बना। अब बेचारा व्यूअर आया बेचारा मेहनत करके कैसो ये घोंसला बनाया, कहा चलिए बना दिया ताजमहल, देखिए कहीं ताजमहल है ये, फक। कहा अच्छा, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया, फिर चौथा बनाया, फिर पांचवा बनाया। यानी कि वीवर जो मेल पुरुष पक्षी होता है वो बहुत सारे घोंसले बनाता है, फिर महिला उन घोंसलों में जो सबसे अच्छा होता है उसका चयन करती है और फिर उसमें रहती है, और फिर उनकी जो जाति है आगे बढ़ती है। सोचिए इतना काम करवाती है, 10 घोंसला बनवाएगी, उसमें से फिर एक चूज करेगी, फिर कहेगी हाँ ये ठीक है। तो ये जो महिलाओं का आतंक है ना, केवल पुरुषों में नहीं है, सब में है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये बात होती है बीवर पक्षी की। अब देखिए इतने पक्षियों के घोंसलों के बारे में आपको बताया गया है, तो कम से कम इतना तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको एकदम दबा के पूछता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जैसे पक्षियों के पंजे, पक्षियों के जो पंजे होते हैं, पंजे। अब देखिए पक्षियों के पंजों का आपसे उपयोग पूछता है तो आप आराम से बता सकते हो। पहला तो वो पकड़ने में प्रयोग करते हैं, किसमें? पकड़ने में। इनकी पक्षियों की मदद उड़ने में भी करता है, और उड़ने के साथ साथ आपका जैसे कह लीजिए कि चलने में भी मदद होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा पकड़ने का तो समझ में आया कि ऐसे घाप से पकड़ लेते हैं, उड़ने में कैसे मदद करता है, इसको हम समझाते हैं। देखिए और अगर आप देखें ध्यान से देखें तो जैसे कोई पक्षी ऐसे से चलते हैं ना, तो यानी कि चढ़ने में भी मदद करता है, किसमें?
चढ़ने में भी मदद करता है, और अगर बत्तख वगैरह देखें तो तैरने में भी मदद करता है। जैसे अब पंजे से उनको कुछ, जैसे बाज वगैरह है, वो चूहा हुआ वैसे पंजों में से पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, पकड़ने में मदद करता है। चलने के लिए तो आप कोई पक्षी देख लीजिए, चलने में मदद करता है। उड़ने की बात करें तो जब पक्षी जब भी उड़ते हैं तो हल्का सा जोर लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई पक्षी जाल में फंस जाए तो उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो ऐसे पंजा रहता है। जब भी उड़ते हैं तो ऐसे मोड़ते हैं, जब भी उड़ेंगे ऐसे मोड़ेंगे, बगैर मोड़े वो उड़ ही नहीं सकते। तो जैसे से मोड़ेंगे जाल फंस जाती है। तो उड़ने में भी मदद करता है, ठीक है। उसके बाद में आपको तैरने के लिए आप बत्तख वगैरह ले लीजिए, वो तैरने में भी ऐसे ऐसे पैर चलाते हैं तो अपना तैरते हुए आगे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात उनके पंजे की। फिर बात करते हैं उनके चोंच के बारे में, पक्षियों के चोंच के बारे में। देखिए, पक्षियों के जो चोंच होते हैं, अब एक एक पक्षी का एग्जांपल ले लीजिए। पहला, चोंच उनको काटने में मदद करता है, काटने के बाद फाड़ने में मदद करता है। जैसे कुछ चीज हुआ, जैसे कौवे वगैरह हो गए तो मांस को फाड़ के खाते हैं, ठीक है। फाड़ने के साथ साथ चीरने में मदद करता है, चीरने के साथ साथ चूसने में, जैसे सांस वगैरह पानी चूस चूस के पीते हैं। खोदने में मदद करता है, जो अभी ये पक्षी था ना हमारा, जो खट खट करके खोद रहा था, ठीक है। तो काटने में, चीरने में, फाड़ने में, खोदने में, खाने में, इन सब चीजों में किसका मदद करता है? आपका ये पक्षियों के चोंच मदद करते हैं, ठीक है। अब इससे आप कह सकते हो कि ऐसे खट खट मार के आम खाते हैं ना, तो आप ये भी कह सकते हो कि तोड़ने में भी मदद करता है, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में भी मेंशन किया गया है कि पक्षी इतनी खासियत पक्षियों में होती है, इतना काम वो करते हैं, ठीक है। अच्छा, देखिए, तो ये बात हो गई पक्षियों के विषय में। थोड़ी सी नॉलेज हम यही जानवरों के बारे में ले लेते हैं। देखिए, अब जब ये काटने पीटने वाला चीज आया ही है तो थोड़ा सा हम लोग अपने जानवरों के विषय में भी समझ लेते हैं। देखिए, बात करें जानवरों के बारे में तो जैसे गाय, गाय की बात करें, देखिए, गाय के दांत जो होते हैं, दांत, उनके जो दांत होते हैं वो आगे के जो होते हैं बड़े और चपटे होते हैं। क्या होते हैं? बड़े और चपटे, जिनका प्रयोग गाय काटने में करती है। ऐसे ऐसे काट लेगी, यानी कि काटने में और चबाने में मदद करती है। गाय के दांत बड़े और चपटे होते हैं। अगला है आपका बिल्ली। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, नुकीले मतलब ऐसे कील के चोक चोक होते हैं, ऐसे दो दांत ऐसे। ये चीरने और फाड़ने में, यानी कि मांस खाने में ये मदद में आते हैं, चीरने और फाड़ने में, ठीक है। जैसे जब पहले के जमाने में इंसानों के दांत ये आले, ठीक है, बहुत चौक चौक नुकीले, जिनके दांत ये नुकीले चौक चौक होते हैं, या ये दांतों की मदद से मांस को खाया जाता है, ठीक है। क्योंकि अब कई सारे इंसान तो राक्षस हैं ही अभी भी, लेकिन बहुत सारे इंसान ये सब चीज नहीं खाते, या आप कह लीजिए कि जनरेशन के डेवलप के साथ साथ धीरे धीरे इनका जो उपयोग हमने कम कर दिया और ये खत्म हो गए या अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो बिल्ली के दांत क्या होते हैं? नुकीले और चीरने और फाड़ने में मदद करते हैं। यही एक जीव है गिलहरी। देखिए, इसके भी दांत नुकीले होते हैं और ये भी फाड़ने और चीरने में काम करती है, लेकिन सबसे जरूरी काम यही है, कुतरती है या कुतरनी, यानी कि कुतरना, काटना। गिलहरी के दांत इतने तीव्र होते हैं, इतने नुकीले होते हैं, अगर ये लगातार किसी न किसी चीज को खाती पीती ना रहे तो इसके दांत बढ़ के इसका ही जबड़ा फाड़ के निकल जाएंगे। यानी कि गिलहरी को अपने दांतों घिसने के लिए कुछ न कुछ काटने की आवश्यकता होती है, और गिलहरी लगातार कुछ न कुछ काटती पीटती रहती है, जिससे होता क्या है कि उसके दांत घिसते रहते हैं, और घिसने के साथ साथ धीरे धीरे उसके दांत अपना मेंटेन बने रहते हैं, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये बात हो गई जानवरों के बारे में। तो बीजू भाई बधेगा ने इतनी सारी चीजें बच्चों को बताई थी। अब इसके आगे हम लोग चर्चा करते हैं और देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। देखिए, अब ये टॉपिक चर्चा करने के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा सा जल से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? जल से। देखिए, जल से संबंधित क्या है? पानी की समस्या तो पूरे देश में है, ठीक है। चलिए, वो बात ठीक है, कहीं कहीं बहुत ज्यादा पानी है, कहीं कहीं बहुत कम है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो पानी की मात्रा लगातार कम हो रही है, ठीक है, लगातार कम हो रही है। अब देखिए, इस पानी को मेंटेन करने के लिए या इस पानी को बचाने के लिए
कर्नाटक के होलगुंडी गांव में, कर्नाटक के होलगुंडी गांव में बच्चों ने एक संघ बनाया या संगठन बनाया था कि हम इसको क्या करेंगे, पानी को बचाएंगे और जहां तक संभव होगा पानी का उपयोग कम करेंगे। बाद में यही संघ धीरे धीरे गांव वालों के अस्तित्व में आ गया और अब वहां ये बहुत बड़ा संघ बन चुका है, भीमा संघ। ठीक है, कर्नाटक में भीमा संघ चलता है जो पानी के बचाव के लिए काम करता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत नुकसान होगा, निकटतम भविष्य में पानी की बहुत कमी आएगी। जैसे आंध्र प्रदेश में एक जगह है नल्ला मंडी, नल्ला मंडी कहां है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। और महाराष्ट्र का है आपका बाजार गांव, महाराष्ट्र का है बाजार गांव, जहां पर पानी की बहुत कमी है, या कह सकते हैं पानी यहाँ पे है ही नहीं, बहुत मुश्किल से यहाँ पानी आता है, आसपास के इलाकों से यहाँ पानी सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो अगर इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो भाई आज नहीं कल तो फिर प्रॉब्लम तो होनी ही है। और प्रॉब्लम क्या होगी, पानी की कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से भाई पानी अगर नहीं है तो सब कुछ एकदम सत्यानाश हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे अगर आप पेड़ पौधे वगैरह लगाओगे तो पानी ज्यादा होता है, और पेड़ पौधों की बात करें तो वो जड़ से पानी को खींचते हैं, जड़ से पानी को खींचते हैं और क्या करते हैं, जड़ से पानी को खींचते हैं और खनिज लवण को भी खींचते हैं। और जैसे अगर आप कभी बरगद के पेड़ को देखें, बरगद के पेड़ को, तो इसकी जड़ें ऐसे ऐसे रहती हैं जो पानी खींचती हैं। बरगद में कुछ जड़ें यहां से भी आती हैं। ठीक है, ऐसे यानी कि डाली डाली में से जड़ें नीचे आती हैं, तो ये जड़ें क्या करती हैं, पौधे को सहारा देती हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बरगद की जो जड़ें होती हैं वो तो भाई पानी सोखने वाला काम तो करती हैं, लेकिन ये पेड़ पौधों को सहारा भी देते हैं। ठीक है, अच्छा, पानी की चर्चा हो रही है। चलिए मान लीजिए अगर पानी हम गंदा कर देते हैं तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए किसी के हाथ में जीवाणु या कुछ वगैरह लगे हैं और वो हाथ धुल के अपना चला गया, आपने ध्यान नहीं दिया, अपने गट गट ले लिया, ठीक है, पी लिया। अब पीने के बाद होगा क्या कि जो जीवाणु वगैरह हैं वो आपके पेट में जाएंगे। अब पेट आपका उसको एक्सेप्ट तो करेगा नहीं, पेट कहेगा क्या खा रहा है, भग हटा उसको, यानी कि पेट उसको लात मार के फेंक देगा। अब लात मार के फेंका तो जीवाणु भड़ाक से बाहर आएंगे, यानी कि आपको उल्टी दस्त होने लगेगी। ठीक है, गंदा पानी पीने की वजह से, गंदा पानी पीने की वजह से हमें क्या हो जाएगी, उल्टी दस्त। ठीक है, उल्टी दस्त। अब उल्टी दस्त तो ठीक है, भोजन जब बाहर आएगा तो शरीर की पूरी एनर्जी लेके बाहर आ जाएगा, जिससे हमारा शरीर एकदम सुस्त हो जाएगा, एकदम लुंज पुंज हो जाएंगे। ठीक है, शक्तिमान से गंगाधर बन जाएंगे। अब जब लुंज पुंज हो जाएंगे तो हमें अब शक्ति याद करनी पड़ेगी, प्रार्थना करना पड़ेगा। तो हमारी शक्ति क्या होगी, नमक और पानी का घोल, नमक पानी और प्लस चीनी। ठीक है, प्लस चीनी, नमक पानी और चीनी के घोल को जब आप पी लेंगे, जो आपका ORS घोल की तरह काम करता है, और जैसे ही आप पिएंगे तो आपकी धीरे धीरे एनर्जी मेंटेन होगी और आप टंटना जाएंगे, व्हाट हैपेंड, आई एम रेडी फॉर वर्क। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। गंदा पानी अगर आप पीते हो तो गंदा पानी पीने की वजह से आपको उल्टी दस्त पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपका शरीर एकदम लो हो जाएगा। और उसको दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नमक पानी और चीनी का घोल बना के हमको पीना पड़ेगा, जिससे अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपकी जो एनर्जी लॉसमेंट है वो मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बात आई है पानी बचाने की, तो थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। एक पेड़ है रेगिस्तानी ओक, देखिए बहुत जबरदस्त पेड़ है रेगिस्तानी ओक या रेगिस्तान ओक। अब आपको लग रहा होगा रेगिस्तानी है तो मतलब ये हमारे राजस्थान में होगा, बिल्कुल नहीं। ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत बड़ा क्या है, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया में यह पौधा पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। अब इस पौधे के बारे में हम खास आपको बताते हैं कैसे ये जल बचाने में सहायक है। पहले ध्यान रखे रहेगा, इस पौधे की मोटाई लगभग 10 मीटर होती है और ऊंचाई भी लगभग 10 मीटर, यानी कि मकान के आकार जैसा होता है, मकान के बराबर इस पौधे की ऊंचाई होती है। पहली चीज,
इस पौधे की जड़ें लगभग 30 गुना, सोचिए आप, अगर 10 मीटर पौधा है तो 300 मीटर नीचे इसकी जड़ें जाती हैं। सोचिए आप, जब तक पानी नहीं मिलेगा इसकी जड़ें जाती रहेंगी, जब तोड़ फोड़ के हट हमको पानी लेना है, ये जड़ें एकदम पाताल तक चली जाएंगी अगर पानी नहीं मिलेगा तो। ठीक है, यानी कि इस पौधे की जड़ें, इस पेड़ की जड़ें पानी की खोज में एकदम गहराई तक चली जाती हैं, लगभग 30 गुना, पौधे की लंबाई के लगभग 30 गुना गहराई तक इसकी जड़ें पानी खोजने में चली जाती हैं और पानी को खोज के रखे रहती हैं। अब ये पानी जो इसकी मोटाई है इसमें भरा रहता है। कभी कभी आसपास के लोगों को जब जरूरत पड़ती है तो आसपास लोग यहाँ टंगारी मारेंगे, खपाक से टंगारी मार के यहाँ पाइप डाल के पानी को पीते भी हैं। ठीक है, पाइप की मदद से पानी यहाँ पे पीते हैं। ठीक है, इस पेड़ से पाइप की मदद से खींच के पेड़ को पानी को पीते हैं। तो सोचिए पानी बचाने में इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला पौधा है, दीवार जितना मोटा और चौड़ा होता है, इसकी जड़ें लगभग 30 गुना अंदर जाती हैं और ये पानी को स्टोर करके रखता है, इकट्ठा करके रहता है, जिसको हम लोग पाइप की मदद से खींच के पी जाते हैं। ठीक है, किसके विषय में बात हो गई? ये बात हो गई रेगिस्तानी ओक के विषय में। चलिए अब हम थोड़ा चर्चा करते हैं। गीजू भाई बदेगा, इन्होंने बच्चों को कहानी के माध्यम से बताया। क्या बताया भैया? इन्होंने कहा बेटा आसाम में एक त्योहार है बिहू त्योहार। आसामिया कैलेंडर यानी कि असम का जो कैलेंडर होता है, आसामिया कैलेंडर के हिसाब से माघ महीने के, आसामिया कैलेंडर के हिसाब से 10वां महीना जो कि माघ महीना है, इसके प्रथमा यानी कि प्रथम तारीख को या द्वितीय तारीख को ये त्योहार होता है बिहू त्योहार। बच्चे कहिए क्या बता रहे हैं आप? आसामिया कैलेंडर अंग्रेजी में बताइए ना, जनवरी फरवरी में। कहे अच्छा, कहे जनवरी के 14 या 15 तारीख को ये त्योहार होता है, यानी कि जब हमारे यहाँ लोहड़ी या खिचड़ी होती है। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा, यानी कि आपसे कुछ भी पूछ सकता है। असम का त्योहार कब होता है? जनवरी के 14 या 15 तारीख को। असम का त्योहार असम के हिसाब से कब होता है? 10वें महीने में। अच्छा, कब? प्रथमा या द्वितीय को, यानी कि पहली 10वें महीने की पहली या दूसरी तारीख को। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा आसामिया कैलेंडर के हिसाब से। बिहू त्योहार, अब बिहू त्योहार है क्या? दो चीज ध्यान रखिएगा, 14-15 ये त्योहार 2 दिन का होता है। कितने दिन का? 2 दिन का। पहले दिन गांव के लोग धान की कटाई करते हैं और ये धान का नाम है बोरा किस्म की चावल की कटाई करते हैं और उसको क्या करते हैं, रात में ये घर बनाते हैं जिस घर का नाम है भेला। ठीक है, भेला घर बनाते हैं। भेला घर बना के चावल को काट करके उसके चारों तरफ ये लोग नाचते हैं, जिसको कहते हैं बिहू नृत्य। अगले दिन यही चावल पका के खाते हैं और घर को जला देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? घर को जला के एंजॉय करते हैं। ये वहां का त्योहार है। ठीक है, पहले दिन क्या करेंगे? पहले दिन ये घर बनाते हैं। ठीक है, भेला घर या उसी को एक और नाम है उरुका। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, पहले दिन को उरुका भी बोलते हैं। जैसे उरुका के दिन ये लोग क्या करते हैं, घर पहले दिन उरुका यानी कि जो पहला दिन इनका है 2 में से, इसको बोलते हैं उरुका। उरुका के दिन ये बोरा किस्म के चावल को पकाते हैं। पकाने के बाद काटते हैं, पकाते नहीं काटते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, काटने के बाद में ये क्या करते हैं कि एक अस्थाई घर खास फूस का लकड़ी लोहे का बना देते हैं और बना के रात भर वहां डांस करते हैं, खूब मस्ती करते हैं। अगले दिन ये चावल पकाते हैं, खाते हैं और घर को जला देते हैं। तो ये त्योहार क्या है? बिहू त्योहार। बहुत 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 फेमस त्योहार है असम का। और यहाँ जो डांस करते हैं लोग, जो स्टेप दिखाते हैं, उसको कहते हैं बिहू नृत्य। क्या कहते हैं? बिहू नृत्य। ये आप ध्यान रखिएगा। जिस कढ़ाई में भोजन को बनाते हैं उस कढ़ाई को ताओ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताओ। उस कढ़ाई को कहा जाता है ताओ। ठीक है, इतना चीज आप इस त्योहार से ध्यान रखिएगा। हमारे भारत देश में बच्चों को मिड डे मील योजना जो कि 1995 में शुरू हुई थी। मिड डे मील योजना मतलब कि जो 1 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, 1 से 8 तक के बच्चे हैं, उनको फ्री में लंच टाइम में उनको भोजन दिया जाता है सरकारी विद्यालयों में।
तो आप ये ध्यान रखिएगा। मिड डे मील योजना क्या है? मिड डे मील योजना के अंतर्गत पौष्टिक एवं स्वच्छ या कह लीजिए आपकी पौष्टिक एवं विकसित जो है उनको आहार उपलब्ध कराया जाता है। अलग अलग दिन अलग अलग व्यंजन बनते हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, असम त्योहार के बारे में हम बात कर लिया हमने, बिहू जो त्योहार था उसके साथ साथ हमने आपको थोड़ी सी नॉलेज आपको दे दी किसके बारे में, जो हमारा था मिड डे मील भोजन के बारे में। अब देखिए कुछ चीजें, थोड़ी बहुत चीजें बची हैं, जैसे खाने पीने की चीज करें। अगर जैसे आप किसी भंडारे में चले तो भंडारा हो गया। अगर आप अमृतसर के गुरुद्वारे में जाएं उसको कहते हैं लंगर। गुरुद्वारों में हजारों की संख्या में लोग बैठ के एक साथ खाना खाते हैं, जमीन पे बैठ के पालथी मार के, तो उसको कहते हैं लंगर। ठीक है, क्या कहते हैं? लंगर। ठीक, चलिए अब गीजू भाई बजाने के बच्चों को बताया, देखो मैं कहीं अलग अलग जगह पे गया हूं तो अलग अलग जगह की अलग अलग चीजें फेमस है। जैसे पहले आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था तेलंगाना, तो आपको आंध्र प्रदेश अगर ऑप्शन में रहे और तेलंगाना ना रहे तो आप आंध्र प्रदेश भी मार सकते हो। इन्होंने कहा तेलंगाना में पोचमपल्ली, पोचमपल्ली एक डिजाइन है, साड़ी की डिजाइन है जो बहुत फेमस है। जैसे बनारसी साड़ी होती है वैसे ही पोचमपल्ली एक डिजाइन है जो साड़ियों में बनाई जाती है। तो आपसे कहता है एग्जाम में कि पोचमपल्ली कारीगरी कहाँ की है, या पोचमपल्ली कहाँ की आप कह सकते हो कि साड़ी की डिजाइन है, तो आपकी तेलंगाना में। कुल्लू की साल, कुल्लू, कुल्लू मनाली आपका हिमाचल प्रदेश पड़ता है। यहाँ की जो सॉल होती है, सॉल ये बहुत जबरदस्त होती है। ठीक है, आप इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। जैसे अगर आप कुल्लू चले जाएंगे वहां ये सॉल ले लेंगे तो आपको ठंडी का कुछ खास महसूस नहीं होगा, बहुत जबरदस्त साल है। असम की सिल्क कह लें, मधुबनी पेंटिंग कह लें और कश्मीरी कढ़ाई। ठीक है, देखिए असम की सिल्क ये बहुत फेमस है, असम की सिल्क। कश्मीरी कढ़ाई, कश्मीरी कढ़ाई, कढ़ाई नहीं सब्जी वाला नहीं, कढ़ाई मतलब कढ़ाई बुनाई वाला। ठीक है, और इसके बाद में आपका असम की हो गया, ये हो गया, अब क्या बचा? हाँ, एक आपका जो पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, इसके विषय हम लोग बहुत विस्तृत में चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, मधुबनी मतलब एक चित्रकला शैली होती है जो बिहार की है, बहुत फेमस है। इसमें क्या होता है कि फूलों के रंग से चावल, पिसे हुए चावल से चित्रकारी की जाती है, तमाम प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब ये देखिए क्लास जो 4 की एनसीईआरटी की बुक है, ये लगभग लगभग हम लोग कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा जैसे देखिए थोड़ी चीजें बाकी हैं जिसको आपको चर्चा कराते हैं। जैसे हम बात करें जैसे कभी आपको अगर मौका मिले दुबई जाने का, ठीक है, कहाँ? दुबई। तो जब आप जहाज से देखेंगे ना तो काला, पीला, लाल, नीला आपको जमीन दिखाई देगा। तो ये क्या है? काला, पीला, लाल, ये अनेक प्रकार की आपको जमीन दिखाएगी। जमीन मतलब रेत यानी कि बालू। तो आपसे पूछता है अलग अलग प्रकार के बालू या कई रंग बिरंगे बालू, रेत आपको देखने को कहां मिलेंगे? तो आबू धाबी, आबू धाबी। ठीक है, जो कहां है? सऊदी अरब में। और आबू धाबी में जो पैसा चलता है वो है दिरहम। ठीक है, क्या है? दिरहम। तो आप ये ध्यान रखिएगा, काला, पीला, लाल, आप वहां पे अगर अलग अलग प्रकार के बालू देखने को मिलते हैं, और वहां की जो मुद्रा है, जो वहां का पैसा है वो क्या है? दिरहम है। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या है? दिरहम। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आबू धाबी एक अमीर देश है। क्यों है? क्योंकि भैया यहाँ जो पेट्रोल है, पेट्रोल वो पानी से भी सस्ता है। किससे सस्ता है? पानी से भी सस्ता पेट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये चीज आप ध्यान रखें, जब पानी से सस्ता पेट्रोल मिलेगा तो सीधी सीधी बात है देश मतलब कि जो वहां के जो देश हो गया या वहां के जो लोग होंगे, जो वहां का राज्य होगा, वो देखने में बहुत आपको अमीर दिखेगा। ठीक है, मसालों का बगीचा बात करें तो केरल में है। मसालों का जो बगीचा है वो केरल में है, इसको आप ध्यान रखे रहेगा। एक चीज और ध्यान दीजिए, मलयालम में मैंने आपको बताया था, मलयालम में देखिए, मलयालम मैंने आपको बताया था कि वलियम्मा, वलियम्मा किसे कहते हैं? तो मौसी को। ठीक है, मौसी मतलब माँ की बड़ी बहन। ठीक है, माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं? वलियम्मा। और मैंने आपको बताया था अम्मामू, अम्मामू कहते हैं नानी को। ठीक है, नानी को अम्मामू कहते हैं। चिटप्पन, ये ध्यान रखिएगा, चिटप्पन कहते हैं चाचा को। और कुंजमा, कुंजमा कहते हैं चाची को। ठीक है,
ये आप ध्यान रखिएगा। मलयालम में ये कुछ नाम है, मलयालम भाषा में कुछ रिश्ते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसे लद्दाख में कुछ नाम और भी ध्यान रखिए। लद्दाख में अब्बाले, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, और अम्माले, अब्बाले, अम्माले और मेमेले, मेमेले, मेमेले जान लीजिए जिसको कहते हैं मामा को। बाकी अब्बाले और अम्माले तो आप समझ ही सकते हैं कि किसको कहेंगे, मम्मी और पापा को। ठीक है, अब्बाले मतलब पिता और अम्माले मतलब माता, इसको आप ध्यान रखिएगा। लद्दाख में आपके स्कीटपो पुल पाए जाते हैं। स्कीटपो मतलब पुल की एक अच्छी प्रजाति मतलब की संरचना होती है, संरचना स्कीटपो पुल। ठीक है, इसका नाम है स्कीटपो पुल, आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक कहानी लास्ट उन्होंने बताई कि देखो हर लड़की आगे बढ़ सकती है। कैसे बढ़ सकती है उन्होंने बताया वहीदा मैम के बारे में। ठीक है, वहीदा मैम ये क्या है, ये जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की थी, राजौरी जिले की। इनकी खासियत ये थी कि ये नौसेना में डॉक्टर है, नौसेना में ये क्या है, डॉक्टर है, यानी कि महिला डॉक्टर है। नौसेना में होने वाली ये डॉक्टर है, महिला है। सोचिए नौसेना में होना इतना आसान नहीं होता, बहुत सारी परीक्षाएं हैं, फिर आपके परेड है, 36 प्रकार के परेड कराए जाते हैं जिसको आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, 36 गुण मिलेगा तब जाके आप सेना में भर्ती होंगे। तो परेड में कितने कराए जाते हैं, 36 प्रकार के निर्देश दिए जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आप ये ध्यान रखिएगा कि वहीदा जो है वो राजौरी जिले के जम्मू कश्मीर की है, जो कि एक महिला फौजी है, डॉक्टर है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है प्रिज्म। प्रिज्म क्या करता है, देखिए प्रिज्म जैसे अब ये निखर गई, वैसे ही प्रिज्म प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ता है। और भी चीजें इसे समझ है तो हमें वो पढ़ने की है नहीं, फिजिक्स मतलब है नहीं, यहाँ केवल ईवीएस इतना जानना है कि प्रकाश को 7 रंगों में कौन तोड़ता है, प्रिज्म। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 4 को भी पूरी तरह से कवर कर लिया है। अगली वीडियो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 5 के विषय में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू चैनल। धन्यवाद।